तो आज हम फिर एक नए सीरीज के साथ वापस आ चुके हैं। पिछले दिन हम लोगों ने 57 प्रश्नों तक के व्याख्या सहित उत्तर देखे। अब हम लोग 58 प्रश्न से आज देखेंगे। आज हम लोग दिसंबर 2023 के प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे कि एनटीए ने किसे सही माना और किसे गलत माना। तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, और मुझे कुछ बदलाव करने चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं से। क्या भूलूं क्या याद करूं से। तो सबसे पहले मैं क्या भूलूं क्या याद करूं के विषय में बता दूं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है, जो कि 1969 में लिखी गई। इसमें इन्होंने अपने पूर्वजों के विषय में बताया है। हरिवंश राय बच्चन जी 4 आत्मकथा लिखते हैं, जिसके लिए ट्रिक इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उन्हें याद करने के लिए हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। KNBD। अब इससे हम लोग अलग अलग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मतलब है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया। हम लोग इसे KNBD से याद करते हैं। के से क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण N से 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार सोपान तक 1985। तो इस तरीके से हम लोग हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को याद करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो चलिए अब हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्म चित्रण का प्रभाव है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया था। श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था, जिसे वेदों के अनुसार राजा श्रवण ने बसाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत और उमर खयाम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है। तो इसका सही उत्तर जो एनटीए ने माना है वो माना है 3। तो कैसे माना है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन का आत्मचित्रण का प्रभाव था, तो बिल्कुल था। उसके बाद जिसमें ए है तो उसको हम लोग रखेंगे, जिसमें ए नहीं है उसको हम लोग कट कर देंगे। तो इसमें ए नहीं है तो ये ऑप्शन सो हम लोग का ऐसे ही गया। उसके बाद ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। उसके बाद भी देखते हैं, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन के आपाधापी में प्रस्तावित किया था। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने जीवन के एक हिस्से का शीर्षक आपाधापी में प्रस्तावित किया था। और ऑप्शन ई, बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों
के विकास में रुबाई और रुबाइयत उमर खयाम और उनके अनुवाद का विशेष योगदान था? तो बिल्कुल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो एनटीए द्वारा भी माना गया है, वो 3। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 59 में। 59 में प्रश्न है आधे अधूरे से। तो आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी की है और आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 में ही हुआ। क्या भूलू क्या याद करूँ और आधे अधूरे नाटक दोनों का प्रकाशन एक ही वर्ष में हुआ है। याद रखने का भी तरीका आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है नाटक के संबंध में सत्य कथन क्या है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसके पात्र, स्थितियाँ एवं मनस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे? तो चलिए एलिमिनेट करके हम उत्तर तक जाते हैं। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग जहाँ भी ऑप्शन नंबर ए है उसको रहने देंगे और जहाँ ऑप्शन नंबर ए नहीं है उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो ये ऑप्शन दोनों हम लोग के काम की नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या क्या है। तो बी कॉमन है, तो बी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बी तो सही होगा ही। अब सी और डी में देखते हैं। तो पहले सी देखते हैं। इसके पात्र, स्थितियाँ, मनस्थितियाँ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब आप आधे अधूरे नाटक को पढ़ेंगे तो आपको उसमें हर एक चीज़ यथार्थपरक तथा विश्वसनीय लगेगी। मैंने इसमें लघु शोध किया है इसलिए मुझे अच्छे तरीके से पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आधे अधूरे आज के जीवन की एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और एनटीए ने भी ऑप्शन नंबर बी को ही सही माना है। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 60, भारत खंडामृत और आबेहायत नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर 2, पंडित बंसीधर ने ये दोनों पत्र हिंदी कॉलम से निकाला था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इकसठ नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न में प्रश्न कहाँ से आया है पहले ये देखिए, मिथक, प्रतीक और बिंब। तो पहले मिथक, प्रतीक और बिंब क्या है उसे जान लेते हैं। तो मिथक का अर्थ होता है, अंग्रेजी में अगर इसे कहा जाए मिथ, मिथ क्या होता है? जो पुरानी कथाएं चलती आ रही है उसे मानना ही है, उसे बोलते हैं मिथ। दंत कथा जो कि बदली नहीं जाती, वो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसे बोलते हैं मिथक। और प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। किसी भी वस्तु को हम प्रतीक के रूप में बताकर किसी भी चीज़ की व्याख्या दे सकते हैं, उसे प्रतीक कहते हैं, किसी भी चिन्ह के माध्यम से। और बिंब किसी कहते हैं, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो या पढ़ रहे होते हैं, जैसे कविता होती है, तो कविता को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक दृश्य उत्पन्न होता है कि नदी है, पहाड़ है, उसे बिंब कहते हैं। तो यह प्रश्न क्या पूछ रहा है? मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो इसमें से अब आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो चलिए मिलके हम लोग चुनाव करते हैं।
तो पहला ऑप्शन है अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। दूसरा है नगेंद्र लिखते हैं काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तीसरा, प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। चौथा, प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भाव के प्रेषण का माध्यम होता है। ई नंबर ऑप्शन, कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीक से बिंब का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या सही होना चाहिए। तो कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीक से बिंब का निर्माण होता है। ये जो है ऑप्शन उल्टा करके दे दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि कल्पना करते हैं तो बिंब हमें नज़र आती है, प्रतीक नहीं। तो यहाँ पे बिंब होना चाहिए था। तो ई ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ई ऑप्शन किस में, ये दोनों में है। तो ई ऑप्शन तो हम लोग जिसमें है उसको तो गलत कर ही देंगे। उसके बाद इसका मतलब है कि ए और बी सही है हमारा। अब सी और डी में देखते हैं। सी में क्या है, प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भाव के प्रेषण का माध्यम होता है। और सी है प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। तो ये जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंब का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता है, बिंब का निर्माण भी हमें सचेष्ट नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रतीक प्रतिरूप ना होकर निरूपण होता है, कलाकार के भाव का प्रेषण का माध्यम होता है। तो कलाकार के भाव के प्रेषण का माध्यम क्या है, प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 62। तो इसमें किससे पूछा गया है, ये देखिए प्रश्न। ये है झूठा सच से प्रश्न। तो झूठा सच के बारे में पहले जान लीजिए आप। झूठा सच जो है, सच यशपाल द्वारा 1958 में लिखा गया। इसका पहला भाग और दूसरा भाग 1960 में लिखा गया। तो पहले भाग का नाम जो है वो है वतन और देश और दूसरे भाग का नाम है वो है देश का भविष्य। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ये देखिए। झूठा सच के पहले खंड वतन और देश। झूठा सच के पहले खंड का क्या नाम हो गया, वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म है। तो आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं का नाम मिलेगा। थोड़ा अंदर से आपको अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी। यही दोनों जो रहते हैं हिंदू रक्षा कमेटी के मेंबर होते हैं और यही कार्यकर्ता होते हैं। तो चलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये सब ट्रिकी प्रश्न है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। आ गए हम लोग 69 प्रश्न पे। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में। ये वो देखा जाए तो सबसे आसान प्रश्न, अभी तक में सबसे आसान प्रश्न यही है क्योंकि ये डायरेक्टली किस संग्रह में कविताएं संकलित है वो पूछ दिया गया है। तो ये सब तो याद करने वाली चीज़ें आप याद कर सकते हैं। तो नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन संसद से सड़क तक में संकलित है। अगर आप इसे याद नहीं कर पा रहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। मोची जो होते हैं वो सड़क पर बैठते हैं, अकाल जब आता है तो लोग सड़क पर उतर आते हैं, और नक्सलवाड़ी जो लोग होते हैं वो लोग भी सड़क से ही लोगों को उठा के ले जाते हैं। तो सड़क से आप तीनों को रिलेट कर सकते हैं। नक्सल लोग सड़क से डायरेक्टली उठा के ले जाते हैं लोगों को, मोचीराम सड़क पे बैठते हैं, और अकाल जब होता है तो लोग संसद सड़क भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है अंजो दीदी से, अंजो दीदी नाटक से। तो इसमें क्या सवाल पूछा गया है, अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी
टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था क्योंकि इसके विषय में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन ये भूमिका में लिखा हुआ है पुस्तक की। तो इसका सही उत्तर 1 है, श्री राज जोशी। तो आप इसे कहीं भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि अगले बार अगर प्रश्न रिपीट करे तो इसमें आपकी गलती ना हो। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, ये पूछा गया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। इसमें क्या प्रश्न है? कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए आपको ईस्वी याद होना चाहिए। तो ईस्वी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इलियट जो है उनकी है 1888, ड्राइडन 1631, आइए रिचर्ड्स 1893, वर्ड्सवर्थ 1770 और लोंजाइनस 1 से 3 ईस्वी तक। लोंजाइनस 1 से 3 ईस्वी तक। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर मिलान करके देखें तो सबसे आखिरी में देखा जाए तो होने चाहिए आइए रिचर्ड्स। ठीक है, आइए रिचर्ड्स सबसे आखिरी में होने चाहिए, और आइए रिचर्ड्स सबसे आखिरी में सिर्फ एक ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को एनटीए ने जो है गलत माना। एनटीए ने इस ऑप्शन को गलत माना। एनटीए ने इसका सही उत्तर माना है चौथा नंबर। आप अगर कालक्रम से मिलाएंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। अगर लोंजाइनस पहले नंबर पे है, बी पे सेकंड नंबर पे बी माना है। ठीक है, ऐसे होने चाहिए। सबसे पहले ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे इलियट और अंत में रिचर्ड्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये दोनों ऑप्शन तो गड़बड़ा गया। 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं लेकिन ये दोनों गलत हो जा रहे। तो इसका ऑप्शन एनटीए ने तो चौथा माना है, एनटीए द्वारा इसको सही माना गया है, लेकिन इसका ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एनटीए ने माना है तो फिर मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, इसका ऑप्शन एनटीए ने 4 सही माना है, चौथा नंबर सही माना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास 1929 से ये प्रश्न उठाया गया है, जो कि भूमिका से उठाया गया है। और देखा जाए तो बहुत सरल प्रश्न है और देखा जाए तो बहुत कठिन है, क्योंकि जिन लोगों ने भूमिका नहीं पढ़ी उनके लिए तो कठिन है और जिन्होंने पढ़ी उनके लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया था उस वक्त, क्योंकि अचानक से इस तरीके का प्रश्न बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो इसमें प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? तो उसमें पुस्तक में ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज कहाँ हुए? सांप्रदायिकता में। और मुझे लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स होंगे उन्होंने सांप्रदायिक मारा होगा, क्योंकि अगर वो लोग खुद से कॉमन सेंस भी लगा रहे होंगे, जैसे मैंने भी गलत ही किया था इसको, तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ही सही कर रहे थे और मैक्सिमम लोग इसी पे टिक मार रहे हैं। तो याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक पे सांस्कृतिक का जिक्र नहीं है। जनता की चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली परिस्थिति सांस्कृतिक परिस्थिति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं यहाँ पे पूछा है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आ गया है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है 1880।
एनटीए ने ही भारत दुर्दशा के रचना काल को 1880 माना था और अभी बहुत से पुस्तकों में, उनकी मूल पुस्तकों में 1876 है। मूल पुस्तकों में कितना दिया हुआ है इनका? 1876। तो यहाँ पे एनटीए ने उसी प्रकार का प्रश्न घुमाया है। तो चलिए देखिए एनटीए ने क्या कहा है, पूछते हैं। भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं? पहला देखिए, इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। नाटक में सत्यनाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। अफसर 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाई, यह संवाद सत्यनाश फौजदार द्वारा कहा गया है। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ। निर्लजता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि लोग यहाँ पे संवत नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संवत दिया हुआ है, संवत को छोड़ के लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि 5वें अंक का नाम किताब खाना है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा में कुल मिला के 6 अंक हैं, उसमें से 5वां अंक जो है वो किताब खाना है। अंकों के नाम भी याद रखना पड़ता है ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछे तो गलत ना हो। ये पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न ही हैं, बस थोड़ा यहाँ पे संवत वगैरह का थोड़ा 1-2 अंतर मिलेगा, बाकी लगभग पिछले बार आया हुआ ही प्रश्न है। तो पहला तो सही है हमारा, पहला किस में सही है? सब में सही है। अब हम देखते हैं दूसरा है, नाटक में सत्यनाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। तो नहीं, नाटक में सत्यनाश फौजदार का जो प्रवेश है वो पहले अंक में ही होता है, पहले अंक में होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब जो सी है, अफसर 16 छून रची भोजन प्रीति छुड़ाई, यह संवाद सत्यनाश फौजदार द्वारा कहा गया है। तो जी हाँ, ये सत्यनाश फौजदार द्वारा ही कहा गया है। उसके बाद बी ऑप्शन वाले को हम गलत कर देंगे, तो इसमें बी है तो ये गलत हो गया। अब हम चलते हैं सी पे, तो सी इन दोनों में है सिर्फ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, एलिमिनेट करना है। अब डी और ई में देखते हैं। तो इसमें है कि इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ। तो संवत से ईस्वी में करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1933 में 57 घटा देंगे, तो घट के कितना आएगा? ये आ जाएगा 1876, जो कि सही है क्योंकि इनकी जो मूल पुस्तक है, भारत दुर्दशा मूल पुस्तक है, उसमें 1876 ही दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन बहुत लोगों ने संवत ध्यान नहीं दिया होगा, जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हो गया होगा। और निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है, तो नहीं, निर्लज्जता दूसरे अंक में प्रवेश करती है। जब भारत बेहोश मूर्छित हो जाता है तो निर्लज्जता और आशा दोनों साथ में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें है, तो केवल 3 सही हो जाएगा हम लोग का। अगर आपको मेरी पढ़ाई गई चीज़ें समझ आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस, एक रचनाओं की वीडियोस भी शेयर करूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ पूछा गया। पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी का अर्थ क्या है? तो इसमें जो पोंगी का अर्थ है वो है वृद्ध बौद्ध साधु। पोंगी का अर्थ बौद्ध साधु है। एनटीए जब भी आप एनटीए में लगी पुस्तकों के बारे में पढ़े ना, तो उसमें अगर कहीं भी शब्द के अर्थ दिए हुए ना, तो उसे ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि एनटीए हर साल हर 6 महीने में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें शब्द के अर्थ पूछे होते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। इसका उत्तर 68 का बौद्ध साधु होगा, जो कि एनटीए ने सही माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
ये सब 69 प्रश्न, ये सब सारे डायरेक्ट प्रश्न हैं, मतलब ये सब डायरेक्ट याद करने वाले प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर पहले प्रश्न देख लेते हैं 69 का। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है काका कालेलकर। इसे आप लोग याद कर लें, कहीं नोट भी कर लें, ताकि कभी आपको ढूंढना ना पड़े कहीं से, डायरेक्टली यहीं से आप लोग याद करके रखें। और हो सकता है अगली बार फिर से प्रश्न इसी को रिपीट कर दिया गया, तो इसीलिए अपने सेफ्टी के लिए इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट प्रश्न है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? अब यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हुए। कुछ लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कह रहे हैं, कुछ लोग कोलंबिया विश्वविद्यालय कह रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है कोलंबिया विश्वविद्यालय। जब आप भीमराव अम्बेडकर का दर्शन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये भी मिलेगा कि उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। तो ये सब याद करने वाले प्रश्न हैं, याद कर ले या फिर नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ही लेके रख ले। अब देखिए ये प्रश्न 71 नंबर प्रश्न, कुमार क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। कुमार पाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो जब आप जैन साहित्य पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको जैन आचार्यों के विषय में, जैन कवियों के विषय में भी पढ़ना होगा। तो आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे। और अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके पहले प्रकरण में, वीर गाथा काल के पहले प्रकरण में, पहले या दूसरे प्रकरण में कुमार पाल प्रतिबोध के विषय में दिया गया है। और ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही उठा के डायरेक्टली दिया गया है। आचार्य शुक्ल की पुस्तक से दिसंबर 2023 में लगभग 5 से 6 प्रश्न देखने को मिले थे, उसमें से एक ये भी है। तो जो कुमार पाल प्रतिबोध है ये सोमप्रभ सूरी ने लिखी है। तो ये सब वन लाइनर है और इनमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है वन लाइनर प्रश्न में, तो इसे भी आप देख लीजिए। अब प्रश्न आया है निबंध से, टेक्स्ट रचना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम के लिए गए थे? तो जिन्होंने निबंध को लाइन टू लाइन पढ़ा होगा उनको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। वो संगीत के कार्यक्रम के लिए गए थे, जिसके कारण जो निबंधकार हैं उन्हें रात भर नींद नहीं आती है। इन सब जैसे जो भी टेक्स्ट रचनाएं लगी हैं उनकी मैं अलग से वीडियो अच्छे से बना दूंगी, ताकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जहाँ बताने की आवश्यकता है वहाँ बता दे रही हूँ। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए 73 नंबर प्रश्न में है, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। तो जिन्होंने ये राजभाषा के विषय में जिन्होंने राजभाषा के विषय में पढ़ा है उन्हें ये तुरंत गलत लग जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 351 में नहीं 343 में ये बात कही गई है कि राज्य की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये ऑप्शन तो हम लोग पहले ही गलत कर देंगे, उतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही ए गलत हो जाएगा। तो ए कहाँ है, इन दोनों में ए है, तो ये दोनों तो हमारा गलत हो गया। अब हम लोग देखेंगे बी, राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में ही हुआ है। बहुत सारे समिति का गठन हुआ है, उन सभी का नाम और ईस्वी भी आप लोग याद कर लेंगे।
तो आप लोगों के लिए बहुत है, कभी कभी मिलान के लिए भी प्रश्न आ जाता है, इधर ईस्वी दे देते हैं, इधर संसदीय समिति गठन वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उन सभी के नाम दे देते हैं, तो उन सबको भी याद कर लीजिए। यहाँ से भी एक आपको मिल गया, आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो बी तो सही है, तो बी इन दोनों में है। और देखिए डी भी दोनों में है, तो डी क्या है, विविध प्रकार के राजकीय कार्यपाल की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। तो डी तो दोनों में, तो डी तो सही होगा ही। अब सी और ई की बारी है, तो सी और ई में देखते हैं कौन सही है। सी क्या है, 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालचारी थे? नहीं, वो नहीं थे, राजगोपालचारी नहीं थे उस वक्त। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे आप लोगों को नाम वीडियो के बाद ढूंढ के लिख दूंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सी ऑप्शन सही है। इतना तो पता है कि राजगोपालचारी नहीं थे अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, तो सी कहाँ है, इसमें है सी, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, ये कथन उठा दिया गया है, डायरेक्टली कथन है, तो कथन आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। और देखिए ये दूसरा प्रश्न है जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से देखने को मिल रहा है अभी तक में, जितने अभी तक हम लोग प्रश्न किए हैं। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक की है? तो ये कथन जो है वो आईए रिचर्ड्स की है। जब आप आईए रिचर्ड्स की संप्रेषण और कल्पना संबंधी विचार पढ़ेंगे तो आपको ये कथन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब याद करने वाला प्रश्न है, इसे आप याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 75। अब ये प्रश्न आ गया कहानी से। अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखित है, जिसे पटरियाँ काव्य संग्रह कहानी संग्रह में संकलित किया गया है। तो इसमें प्रश्न क्या है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख, किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिर की चुप्पी गहरी हो गई? तो हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी कब गहरी होगी? जब वह इलाका मुसलमान आबादी वाला होगा। अगर वो हिंदू आबादी वाला क्षेत्र होगा तो हिंदू और सिख चुप नहीं रहेंगे, लेकिन अगर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र होगा तो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे चुप है, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है। तो वजीराबाद जो स्टेशन है वो मुस्लिम जो वजीराबाद क्षेत्र है वो रेलवे स्टेशन है वो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, इसीलिए हिंदू और सिख वहाँ पे चुप हैं। लेकिन वहीं जो 3 पठान है वो हिंदू का जो प्रतिनिधित्व बाबू पात्र है, उस पर किस प्रकार से उसको परेशान किया जा रहा है वो दिखाया गया है। जब इसे हम पढ़ेंगे तो आप उसमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर वजीराबाद होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये जितने भी स्टेशन हैं 4-5 और भी 1-2 स्टेशन के नाम है, उन सभी के स्टेशन भी आप लिख लीजिए कि इस कहानी में कौन कौन से स्टेशन आए हैं। हो सकता है कभी ये पूछ दे कि इसमें से कौन सा स्टेशन नहीं है, तब फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, इसीलिए स्टेशनों के नाम भी आप याद कर लीजिए। अब पूछा है घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल्पाए हो सु कैसे कल्पाए है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पकड़ना बहुत आसान है। देखिए कल पाए और कल पाए, तो जब एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आते हैं तो उसमें यमक अलंकार होता है। हमें अर्थ जानने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, हम ऐसे ही इसका उत्तर निकाल लिए। और ये मुझे लगता है मतलब ये रिपीटेड प्रश्न है, PYQ के प्रश्न है, ये सेम प्रश्न PYQ के हैं।
अगला प्रश्न आ गया कामायनी से। एनटीए कामायनी को नहीं छोड़ सकता। एनटीए क्या कोई भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम होगा उसमें कामायनी को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की ये काव्यात्मक काव्य है। तो इसमें प्रश्न क्या है, आमुख के अनुसार कामायनी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों की सहायता प्राप्त की। तो किन पुस्तकों की सहायता प्राप्त की थी कामायनी को लिखने के लिए जयशंकर प्रसाद ने। आमुख मतलब उनकी भूमिका, आमुख का अर्थ होता है भूमिका। उन्होंने अपनी भूमिका में उन पुस्तकों के नाम भी लिखे हैं। तो उन पुस्तकों में कौन कौन से हैं, तो ये मुंडक उपनिषद नहीं है, पहला तो है तो वो देखते हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद से ही कथा उठाई गई है मनु और श्रद्धा की। फिर छंदोगत उपनिषद भी है और शतपथ ब्राह्मण भी है। इन तीनों से कथा उठाई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो एनटीए देखिए कितना अंदर से प्रश्न पूछ रहा है, आमुख से उठा के प्रश्न पूछ रहा है, अंजू दीदी से भी वैसे ही प्रश्न रहा, कामायनी से भी वैसे ही प्रश्न रहा, फिर और भी एक दो देखे आप हम लोगों ने, उनमें भी ऐसे ही अंदर से एकदम उठा के प्रश्न पूछ रहा है। तो पता नहीं इस बार एनटीए कैसा प्रश्न पूछेगा, लेकिन हाँ इतना उम्मीद है कि आसान तो नहीं पूछेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कम से कम PYQs को अच्छे से कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि है अंधा युग से। अंधा युग किनकी रचना है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है 1955। इसमें 5 अंक हैं और एक अंतराल है, एक मंगलाचरण है और एक समापन है। तो टोटल मिला के 8 हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 अंक हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखा गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भूमिका में लिखा हुआ है, तो ये तो सही है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है, नहीं, अभी मैंने आपको बताया ये नाटक 5 अंकों में विभाजित है और एक मंगलाचरण है, एक अंतराल है और एक समापन है। तो वो अंतराल और समापन को जोड़ के आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ये मुख्य रूप से 5 अंकों में। तो पहला सही है, तो पहला तो सब में है, दूसरा तो गलत हो गया, तो दूसरा सिर्फ इसमें है, तो इसको गलत कर देना है। अब देखते हैं, इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तृतीय के में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। तो जी हाँ, आप लोग इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि 18वें दिन की संध्या, अगर सिर्फ 18वें दिन रहा ना तो वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। 18वें दिन की संध्या से लेकर, जब महाभारत खत्म होने को होता है, जब संगनाद बजा दिया जाता है और युद्ध रोक दिया जाता है, उसके बाद की जो स्थिति है उसके विषय में यहाँ पे शुरुआत हुई ये कथा, और फिर कृष्ण की मृत्यु तक की कथा इसमें दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है हमारा। तो सी किस में है, सी किस में नहीं है, तो सी इसमें भी नहीं है, तो ये भी गया, ये दोनों सी है, ए सी मिल गया। अब डी और ई देखते हैं। तो देखिए, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का साप। तो तीसरे अंक का शीर्षक जो है वो गांधारी का साप नहीं है, वो है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो इसका 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है एग्ज़ाम में, ताकि आपका टाइम बचे, और जो आपको छोटे छोटे वाक्य लग रहे हैं उनको पहले पढ़िए, अगर वो सही लग रहे हैं तो ठीक, नहीं लग रहे हैं तो फिर अगले में जाइए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब आगे हम लोग 79 प्रश्न पे। तो इसमें पूछा गया है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। एनटीए के ये सब फेवरेट टॉपिक्स है, जो लंबे लंबे कविता, इतने लंबे लंबे कविता होते हैं जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते ना, उससे भी इतने अंदर अंदर से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। अब बताइए, एक तो इतनी लंबी कविता अंधेरे में, ऊपर से उसके अंदर से पूछ दिया कि ऐतिहासिक व्यक्ति कौन है।
तो इसमें एक व्यक्ति तो तिलक की चर्चा की गई है, वो पंक्ति बहुत प्रचलित है। पिता पिता तिलक करके पंक्ति है, वो गांधी के विषय में भी कहा गया है। तो ये दोनों तो हैं, तो डी और ई किस में है पहले ये देखिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन छुप गया है, उसको भी दिखा दे रही हूँ। तो देखिए डी और ई किस में है, डी और ई दो में है, इसमें है और इसमें है। अब बी और सी में हम कंफ्यूज होंगे कि क्या होगा, तो देखिए इसमें बी होगा, तालस्ताय। बी, डी और ई इन तीनों के बारे में अंधेरे में कविता में चर्चा की गई है। इन दोनों के विषय में अंधेरे में कविता में चर्चा हुई है। तो इन जितने भी ऐतिहासिक पात्रों के नाम हैं उसे भी आप लिख लीजिएगा, ताकि अगली बार अगर प्रश्न पूछे, घुमा के पूछे, तिलक से तो प्रश्न हर बार लगभग एनटीए पूछते हैं अंधेरे में से, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस तरीके के प्रश्नों को लिख के रख लीजिएगा। तो चलिए आज के हम लोग अंतिम प्रश्न में चलते हैं। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न 80 नंबर। इसके बाद कल से 81 से लेकर 100 तक के प्रश्न हम लोग कर लेंगे और फिर हमारा दिसंबर 2023 का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी वीडियोस डालूं। तो चलिए आखिरी प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। साधारणीकरण। अब आ गया साधारणीकरण, यानी कि भारतीय काव्यशास्त्र। साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो दिए हुए हैं कथन दिए हुए हैं किन्हीं किन्हीं के। तो जैसे यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ का कथन के मतानुसार काव्य नाट्यगत विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप से ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आगे बढ़िए। भटनायक। काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जब आप रस सिद्धांत में भटनायक को पढ़िएगा तो वहाँ पे भटनायक ने ही साधारणीकरण को सबसे पहले बताया था, तो वहाँ पे आपको ये कथन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी कथन है आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे भटनायक का कथन सही है तो उसे याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो। बी तो हमारा सही है, तो बी किस में है, इसमें है और इसमें है और इसमें भी है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब सी देखते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए भी समान प्राणी मात्र रह जाते हैं। तो ये अभिनव गुप्त का कथन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी सी है वो भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों भी गलत हो गया, हम लोगों के ऑप्शन ये दोनों भी गलत हो गया। तो अब केवल हमारा बी ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन, तो ये सही है। अब देख लेते हैं कि आगे क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सहृदय का आश्रित्व धर्म के साथ तादम्य होता है, परिणामतः आलंबनत्व धर्म का सामान्यकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही फेमस कथन है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। और डॉक्टर नगेंद्र, साधारणीकरण ना तो आश्रय राम का होता है ना आलंबन सीता का होता है, अपितु वह कवि और अनुभूति का होता है। तो आप याद करने का तरीका है आश्रय राम और आलंबन सीता। ये राम सीता आपको जहाँ दिखेगा आँख मूंद के डॉक्टर नगेंद्र मार दीजिएगा, तो डॉक्टर नगेंद्र ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग ये दोनों सही हो गया। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक मेरे साथ मेरे वीडियो में बने हुए हैं, और आगे मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एंड जो लोग जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाए।